दोस्तों, आज की कहानी है जब बहू ने बूढ़े ससुर को 24 घंटे भूखे रखा और लगाया चोरी का आरोप। बूढ़े ससुर ने लिया फैसला सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पूरा दिन कुछ काम धाम तो नहीं है, बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। कम से कम इतना काम तो कर लिया करो कि खाते वक्त यह न लगे कि हराम का खा रहा हूँ। मदन जी बहू ने उनके हाथ से रोटी छीनते हुए कहा, पहले वह बर्तन साफ करो, उसके बाद कुछ खाना। मदन जी उसकी तरफ नम आंखों से देखते हुए बोले, बेटा, मैंने कल रात भी कुछ नहीं खाया। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए बहुत भूख लग रही है। थोड़ा कुछ खा लूं, फिर सारा काम कर लूंगा। तुम बस बताती रहना। इतने में उनकी बहू चिल्लाई, बताती रहना? मैं क्या पूरे दिन तेरी तरह खाली पड़ी रहूंगी घर में? आंखें दी है ना भगवान ने, खुद देख सकते हो क्या काम पड़ा हुआ है। पहले सारा काम खत्म करना, फिर कुछ खाने का सोचना। इतना कहकर कमरे से फर्श और पैसे लेकर वह घर से बड़बड़ाते हुए निकली। पूरा दिन कुछ काम करना धरना तो ही नहीं, और खाने के नाम पर देखो हर टाइम तैयार। संगीता के जाने के बाद मदन जी ने घर में झाड़ू लगाई, फिर बर्तन साफ करके उन्होंने कपड़े भी भिगो दिए। भूख इतनी जोरों से लग रही थी कि रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा, बहू जब तक आएगी सब काम हो जाएगा। मैं कह दूंगा पहले काम किया था फिर खाया। यह सोचकर वह कपड़े भिगो कर ही किचन में गए। देखा तो किचन में खाने को कुछ नहीं था। वह रोटी जो उसने हाथ में छीनी थी वह भी कुत्तों के सामने डालकर चली गई। दिनेश जी को भूख में तेज लग रही थी। उन्होंने किचन में ढूंढा तो उन्होंने खाने को बिस्किट रखे दिखे। एक दो बिस्कुट रखे थे बंधे हुए। उन्होंने निकाल कर देखा तो वह पूरी तरह सिले हुए और कुछ बदबू भी आ रही थी, पर भूख के आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने वह दोनों बिस्कुट खा लिए और पानी पीकर घर के काम करने लगे। घर के सारे काम निपटा कर हुए, बस कपड़ों को सुखाकर अंदर कमरे में जा कर बैठे ही थे कि बहू तमतमाती हुई आई और अपने ससुर जी पर बरस पड़े। हराम का खाते खाते चोरी भी की आदत हो गई है। मदन जी कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने बहू से कहा, बहू, यह तुम क्या कह रही हो? देखो तो जरा, मेरे पर्स चुराकर कितना सीधा बन रहा है। रुक बुड्ढे, आज तुझे बताती हूँ। जब तक तू मेरे पैसे नहीं देगा ना। मदन जी ने डरते हुए ही कहा, पर बहू, मैंने किया क्या है? कौन से पैसे? कितने में? उनकी बहू जुझलाई, वही पैसे जो तूने मेरे पर्स से निकाले हैं। पूरे 500 थे। अगर मुझे पैसे वापस नहीं दिया तो खाने को एक टुकड़ा भी नहीं दूंगी। अपनी और मदन जी आंखों में आंसू लिए वहीं खड़े रह गए। थोड़ी देर बाद कमरे में आकर बैठे तो सामने अपनी पत्नी को तस्वीर में देख खुद को रोक नहीं पाई। वह पुरानी यादों में खो गए और अधिक पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह तस्वीर को निहारते हुए बोले, जानकी, तुम मुझे अकेला छोड़ क्यों चली गई? किसके सहारे जीऊँ मैं? मेरे जीने की कोई वजह मुझे नज़र नहीं आती। काश ईश्वर मुझे भी तुम्हारे पास बुला ले। इतना कहकर मदन जी अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने में लगे रोते ही सो गए। जब उनकी आँख खुली, अब तक शाम हो चुकी थी। मदन जी ने देखा अभी तक बहू ने खाने को कुछ नहीं बनाया था। उन्हें खाना बनाए 24 घंटे बीत चुके थे। वह बाहर बरामदे में आए तो देखा बहू ने खाना बना लिया था। उन्होंने खाना मांगा तो उसने साफ मना कर दिया। कहा, जब तक मेरे पैसे नहीं मिलते तुम्हें एक टुकड़ा नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि बहू, वह पैसे मैंने नहीं लिए, पर उसने एक न सुनी और वहाँ से चली गई। वह कभी कभी सोचते हैं कि मैं यह सब अनुराग अपने बेटे को बता देता हूँ। फिर सोचते, अगर
अनुराग को यह सब पता चला तो पता नहीं क्या करेगा। यही सोचकर रुक जाता है कि मेरा क्या है, कुछ दिनों का हूँ, क्या पता ईश्वर का कब बुला ले। फिर मैं अपने बेटे के परिवार के टुकड़े का कारण कैसे बन सकता हूँ। रात होते ही बेटा आया, अपने पिता को देखकर बोला, पापा क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक है ना? आप इतने कमज़ोर लग रहे हैं। आपका चेहरा भी उतरा हुआ है एकदम। वह बोले, बेटा वह मैं कल रात से इतना में बहू आ गई और बोली, अरे आप आ गए? हाँ पापा की चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। भूखे के कारण अपने बेटे से कुछ ना कह सके, बोले, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम जाओ खाना खाकर आराम करो, मैं भी सोने जा रहा हूँ। बेटा कुछ सोचता इससे पहले ही वह बोली, आप हाथ धोकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। अनुराग हाथ धोकर आया और जैसे खाना खाने बैठा उसने कहा, सुनो पापा की तबीयत खराब है क्या? वह बोली, नहीं तो शाम को ही तो पार्क से आए, बच्चों के साथ भागा दौड़ी कर ली होगी, इसलिए थक गए होंगे। पापा ने खाना खाया? वह गला खरसते हुए बोली, हाँ शाम को खाकर ही बाहर गए। अब वह खा पीकर आराम से सो गए। उधर मदन जी का भूख से बुरा हाल था। तब याद आया कि उनकी पत्नी गरीब बच्चों की कहानी अनुराग से सुनती थी, जिनके पास खाने को रोटी नहीं थी तो वह बच्चे पेट पर कपड़ा बांधकर सो जाते थे, उन्हें भूख की तड़प नहीं होती थी। मदन जी ने अपना अंगोछा भीग कर पेट से बांधा और देर रात करवटें बदलते बदलते सो गए। सुबह जागे तो उनसे उठा ना गया। कमज़ोरी के कारण उन्हें बहुत चक्कर आ रहे थे, फिर भी वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर उठे और झाड़ू बर्तन करने लगे। अनुराग को आज किसी मीटिंग में जाना था, इसलिए जल्दी ही उठ गया। वह मदन जी को काम करते देख बोला, पापा आप यह सब क्यों कर रहे हैं? आप छोड़िए, सब संगीता है ना, वह सब कर लेगी। अनुराग के सामने वह कुछ नहीं कह सकती थी तो वह बोली, हाँ बाबूजी कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। फिर मदन जी के पास आकर बोली, बहुत दिखावा कर रहा है, अभी तेरी अकल ठिकाने नहीं लगी ना? आज भी भूखा ही मरना है तुझे। इतने में अनुराग बोला, अच्छा सुनो, मेरे पास से 500 रुपये ले लेना, कल मुझे ज़रूरत थी, इसलिए। दिनेश जी ने भी सब सुन लिया और कहा, देखा बहू ने, मैंने कहा था ना, मैंने कोई फ़र्ज नहीं लिए। वह अपनी गलती को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, बना रही हूँ, अभी खा लेना, जितना टूसना हो टूस लेना। एक दिन में ही जैसे प्राण निकल गए। अपनी इस जिल्लत भरी ज़िंदगी को केवल अपने बेटे की खातिर जिए जा रहे थे, पर अब धीरे धीरे उनकी सहन शक्ति खत्म होती जा रही थी। बहू ने रोटी बनाई तो अनुराग ने कहा, लिए पापा आप भी नाश्ता कर लीजिए, संगीता ने बड़े टेस्टी पराठे बनाए हैं। मदन जी की तरफ संगीता ने घूर कर देखा तो मदन जी ने बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए। अनुराग ने कहा, आप वहीं क्यों रुक गए, आइए ना। वह बोले, नहीं बेटा, तुम्हें तो ऑफिस जाना है, मेरा क्या है, घर पर ही रहना है, बाद में खा लूँगा। अनुराग जिद की तो वह बैठ गए और नाश्ता करने लगे। अनुराग को देर हो रही थी तो लंच पैक करवाकर निकल गया। मदन जी के सामने रखी थी प्लेट से पराठे उठाकर रात की बची रोटी रखते हुए बोली, इन्हें खा लो, इतना नहीं है कि कचरे में डालें, इससे अच्छा है तुम ही खा लो। पराठे उठाकर वहीं चली गई।
और मदन जी आंखों में आंसू और दिल पर बोझ लिए बैठे रहे। अब और सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए वह रोटी उठाई और एक कागज़ में उन रोटियों को लपेटकर वह कमरे में चल गए। उधर संगीता को कोई होश नहीं था। वह मज़े से अपनी पड़ोसन के साथ किसी पार्टी में चली गई। जब वह वापस आई तब तक मदन जी घर छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपनी पत्नी संगीता आते ही घर पर गंदा देख चिल्लाने लगी, कहाँ मर गया बुढ़े, घर का जरा सा काम बोल दो, तुझको वह भी नहीं किया जाता। जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला, उसने घर में देखा और घर में भी उसे कोई नहीं दिखा। वह कहने लगी, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वह बिना बताए ही चला गया। आने दो इसे, आज इसकी सारी लगी हैं। और अनुराग के वापस घर आने का समय हो गया था, लेकिन अभी तक मदन जी का कुछ पता नहीं था। अब रोहिणी को डर लग रहा था। डर इस बात से था कि अगर अनुराग से पहले मदन जी का पता नहीं चला तो अनुराग उससे पूछेगा, क्यों, उससे पिताजी कहाँ हैं, तो वह क्या जवाब देगी। जब वह कहेगा कि उसके पिता कहाँ चले गए और क्यों चले गए, आखिर उन्हें यहाँ किस चीज़ की कमी थी, वह अनुराग किसी भी समय घर आने वाला था। लेकिन मदन जी घर में थे ही नहीं और वह घर में आते ही सबसे पहले अपने पिताजी से मिलने उनके कमरे में जाएगा। संगीता को यह बात अच्छे से पता थी, जिसके कारण उसका मन और ज़्यादा घबरा रहा था। और बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा संगीता सोच रही थी। अनुराग ऑफिस से आते ही अपने पिता से मिलना चाहता था। जब वह उसे बरामदे में नहीं मिले तो वह उनके कमरे में गया, लेकिन मदन जी वहाँ भी नहीं थे। वह संगीता से पूछता है, संगीता, पापा कहाँ गए हैं? वैसे तो कहीं जाते नहीं हैं, पर आज कहाँ गए? संगीता थोड़ी देर चुप ही रही। अनुराग ने फिर पूछा, संगीता, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, पापा कहाँ गए हैं? संगीता डरते डरते बोली, मुझे नहीं पता कि पापा कहाँ गए हैं। अनुराग संगीता की तरफ घूरते हुए बोला, मुझे नहीं पता मतलब वो मैं आज पड़ोस वाली प्रीति दीदी के साथ किसी पार्टी में गई थी। अनुराग गुस्से से तमतमाते हुए बोला, क्या कहा तुम? और वह भी किसी पार्टी में? संगीता, एक चीज़ अच्छे से समझ लो, अगर आज मेरे पापा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम खुद होगी। इतना कहकर वह अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने अपने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी को भी मदन जी के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन जब पड़ोसियों को मदन जी के घर छोड़ने की बात पता चली तो उनसे चुप ना रहा गया। उन्होंने अनुराग को बताया कि संगीता किस तरह से अपने बूढ़े ससुर पर अत्याचार करती थी, जैसे उनके घर का सारा काम करवाती थी और उनके जाने के बाद तो वह उन्हें कितनी गालियां भी सुनाती थी और कभी कभी तो पेट पर कपड़ा बांधकर सोते थे। यह सब सुनकर तो जैसे अनुराग के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसके रहते हुए नाक के नीचे उसकी पत्नी उसके पिताजी पर इतना अत्याचार कर रही हैं और उसे भनक तक नहीं लगी। यह सब बातें सोचते सोचते वह पिता को ढूंढने निकल गया। जब उसे पिता आसपास कहीं नहीं मिले तो उसने सोचा कि अगर पापा वापस गांव जा रहे होंगे या तो रेलवे स्टेशन पर होंगे या फिर बस स्टेशन पर। वह रेलवे स्टेशन में गया, वहां पर उसे कोई नहीं मिला। तब तुरंत उसने अपनी गाड़ी बस स्टेशन की तरफ घुमा दी। गाड़ी से उतरते ही वह दौड़ता हुआ बस स्टेशन में गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र वहीं बेंच पर बैठे मदन जी पर पड़ी, जो कि अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहीं
रात की रोटियां खा रहे थे जो उनकी बहू ने प्लेट में डाली थी, जो कि पूरी तरह से सूख चुकी थी। जिन्हें चबाने में ऐसा लग रहा था जैसे सारे दांत बाहर निकल गिर जाएंगे। फिर भी भूखे पेट तो इंसान कागज भी चबा ले, यह तो फिर भी रात की रोटी थी। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। अनुराग ने उन्हें देखा तो दौड़ता हुआ उनके पास गया और उन्हें गले लगाकर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो पापा, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे सब पता चल गया पापा, वह रोते रोते बोला। पर आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया, क्यों पापा, क्यों नहीं बताया आपने मुझे? आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? मदन जी बोले, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, पर मैं अपने बेटे का परिवार नहीं तोड़ना चाहता था। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अनुराग ने उन्हें चुप करते हुए कहा, पापा घर चलिए। मदन जी ने, नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं घर नहीं आ सकता। अनुराग किसी तरह अपने पिता को समझाकर घर लेकर पहुंचा, जहां सामने ही संगीता खड़ी थी, जिसके जुल्मों का आज तक अंत हो चुका था। अनुराग ने जैसे ही संगीता को देखा, उसका गुस्सा अपने काबू से बाहर हो गया और वह तेजी से संगीता के पास जाकर उन रुका, 3-4 पर जड़ दिए और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पापा के साथ ऐसा करने की? मैंने तुम्हें मेरा परिवार संभालने की जिम्मेदारी दी थी, मेरे पैसे उड़ाने और घर तबाह करने की नहीं। मेरा माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हें बस इतना ही तो कहा था कि मेरे पापा का ध्यान रखना, पर तूने मेरे पापा के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। संगीता उसके पैरों में गिर गई, रोने गिड़गिड़ाते लगी। मुझे माफ़ कर दो अनुराग, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। अनुराग ने उसे पैरों से उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। मदन जी ने बहुत कोशिश की अनुराग को समझाया। वह बोला, देख बेशर्म, देख, इसे कहते हैं प्यार, जो तेरे इतने बुरे बर्ताव के बाद भी मेरे पापा के साथ बुरा होते नहीं देख पा रहे हैं। और तुम मुझसे प्यार का दावा करती हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मेरे पापा, जिनमें मैं इतना प्यार करता हूँ, तुम उनसे इतनी नफरत नहीं करती। संगीता को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, पापा आप समझाओ अनुराग को, आज के बाद मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मदन जी ने, संगीता को माफ़ कर दो इसे, और अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए उसे माफ़ कर देना चाहिए। अनुराग ने कुछ नहीं कहा और कमरे में चला गया। मदन जी ने संगीता को घर के अंदर बुलाया और कहा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह भी अपने कमरे में। अनुराग ने देखा बरामदे में उनके पापा बैठे हैं और चाय के साथ गर्मा गर्म पराठे खा रहे हैं। वह उठा और तैयार होकर ऑफिस चला गया, पर अब वह लंच के समय में भी घर आया। वह यह देखने कि उसके पापा सही तो हैं, और दोपहर में देखा कि संगीता मदन जी के सिर पर तेल की चप्पी कर रही हैं। वह अब बदल चुकी थी। मदन जी की दवाई गोली, कपड़े, खाना पीना और हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। धीरे धीरे अनुराग ने भी उसे बदलते हुए बर्ताव को देखते हुए उसे माफ़ कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल